गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कवि का नाम। आप लोग पूरा जीवन परिचय लिख लेते हैं लेकिन कवि का नाम छोड़ देते हैं। तो जब हम कवि का नाम और लेखक का नाम ऊपर नहीं लिखते तो आपका पूरा जीवन परिचय बेकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ये जानना चाहता आपने लिखा क्या, ऊपर जब नाम ही नहीं तो वो पढ़ करके अनुमान नहीं लगाएगा। तो ये सबसे जरूरी चीज। उसके बाद हमने क्या लिखा? जन्म उनका 1886 यानी कि 1886 ईस्वी। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, पिता का नाम था उनके। और मुख्य रचना उनकी क्या थी? साकेत। रचनाएं तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रचना क्या है? साकेत। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी आपकी? यहाँ पे हमने लिख दिया मृत्यु इधर। मृत्यु का सन है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। ठीक है। और कुछ चीजें और हम लिख लेते हैं मुख्य बिंदु में, जैसे साहित्य में स्थान या उनके जीवन के बारे में कुछ मुख्य और कृतियां। तो बेटा अब हम पूर्ण रूप से इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 यानी कि 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना में इनकी रुचि थी, उधर उनका रुझान था, झुकाव था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने दिल्ली काव्य की नवीन धारा को हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारतीय का यह साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। ये तो इनका रहा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इनका साहित्यिक परिचय हम देखते हैं बेटा। तो मैथिली शरण गुप्त की में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रतिभा विद्यमान थी। तो वे अल्पावस्था छोटी उम्र में ही छोटी छोटी काव्य रचनाएं करते थे। ठीक है। और इस प्रकार काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी को पुष्ट कर दिया, मजबूत किया हिंदी काव्य धारा को। और इनकी जो कविता थी वो उसमें जो मुख्य स्वर था क्या था? राष्ट्र प्रेम का था। इसलिए उस समय के कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। इन रचनाओं से इति वृत्तात्मक कथन एवं कठोरता। इन रचनाओं में क्या है? इति वृत्तात्मक रचना और कथन और कठोरता है। इनमें एक प्रकार से कहानियां कही गई हैं जिसमें भावात्मक सरसता का अभाव है। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक जो थी रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था, किंतु इन्हें प्रसिद्धि 1912 ईस्वी में प्राप्त हुई। भारत
भारती पुस्तक जब इन्होंने अपनी प्रकाशित की तब इनको सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसी पुस्तक के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। ठीक है। इसके पश्चात इन्होंने अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई इनकी। पंचवटी 1925 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में तथा यशोधरा 1932 ईस्वी में। तो गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना करने में सिद्धांत है। प्रबंध काव्य मतलब किसी रचना को शुरू से लेकर अंत तक एक के बाद जो कविता। प्रबंध का मतलब होता है बेटा कि हर काव्य रचना एक दूसरे पर आधारित है। कि पहला काव्य अगर आपने पढ़ा है, बाद में उसके दूसरा काव्य पढ़ेंगे तो उसी से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसमें अलग अलग रचनाएं नहीं कि कोई दोहा का अलग अर्थ जा रहा है, किसी का अलग अर्थ नहीं। वो काव्य रचना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार जो है गुप्त जी ने हिंदी खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारण करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुत कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियां दोनों ही प्रकार की हैं बेटा, अनुदित भी हैं और मौलिक भी हैं। इनका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो मौलिक रचनाएं भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित काव्य है। इसी कारण ये राष्ट्र कवि बने थे। साकेत श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत में किया गया है। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। गुप्त जी की अन्य पुस्तकें जयद्रथ वध जो कि एक खंड काव्य है, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वी पुत्र और प्रदक्षिणा है। इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि। काव्यगत विशेषताएं बेटा हम देखते हैं। तो गुप्त जी जो थे बहुत ही भावुक हृदय के कवि थे। उन्होंने समाज की विविधता को अर्थात विविध प्रकार को अपने काव्य का आधार बनाया। कवि ने मनुष्य के समग्र जीवन का चित्रण भारतीय संस्कृति के अनुसार ही किया। इनकी जो विशेषताएं हैं, जो रस योजना है इनकी, वो बहुत ही विशेष रूप से के रसों से भरी हुई है। यशोधरा, शकुंतला आदि उनकी श्रृंगार पर आधारित उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन किया गया, जिसके कुछ पद आपने पढ़ा उर्मिला के गीत में, शिशिर न फिर गिरवन में, निरख सखी ये खंजन आय आपने पढ़ा है। तो इसमें है जो उनके वियोग का वर्णन किया गया है। हास्य मानव जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। तो बेटा गुप्त जी के काव्य में अनेक स्थल ऐसे हैं जहां पात्र अपने गंभीर स्वभाव को भूलकर परिहासमय हो गए हैं। गुप्त जी की करुणा की धारा प्रवाहित करने में भी पूर्ण सफल हुए हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत आदि में प्रदर्शित विभिन्न कारुणिक दृश्य सरलता के साथ देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार भारत भारती और सिद्धराज में वीर रस का वर्णन मिलता है। अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे सब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे
हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर हम वीर रस का उदाहरण देख सकते हैं। तो मार्मिक स्थलों की परख भी इनको बहुत अच्छी तरह से थी। तो गुप्त जी ने चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी द्वारा आत्म प्रताड़ना की उद्भावना की है। कैकेयी स्वयं कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि सारे संसार में आगे आपने पढ़ा भी है कि एक ही बात कही जाएगी कि पुत्र कुपुत्र भले ही माता न कुमाता होए। तो माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो यहाँ पे कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन बहुत सुंदर इन्होंने किया है। और राम के साथ पूरी सभा यही बात कहती है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। अच्छा, प्रकृति चित्रण भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। पंचवटी में इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया। पंचवटी आपने नहीं पढ़ी है, और यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके अनुप्रास अलंकार का भी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हो तरु मंद पवन के झोंकों से। आगे इनकी कला पक्ष की जो विशेषताएं हैं, भाषा की सरलता है, इनकी भाषा जो है इतनी सुंदर और सरल सुसंगठित है और ओज के गुणों से युक्त है। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू प्रचलित विदेशी और देशी शब्द भी हैं। इनकी जो शैली है वो प्रबंधात्मक शैली, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रबंधात्मक शैली में ये सिद्धहस्त हैं। इन्होंने यशोधरा, कुणाल, गीत, साकेत आदि काव्यों में नीति शैली का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का प्रयोग किया है। अलंकार प्रियता, गुप्त जी प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग करते थे अपने काव्यों में, किंतु उनके सादृश्य मूलक अलंकार सबसे अधिक प्रिय थे। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और उनके जो पद थे, जो उनका काव्य था, वो छंदबद्ध था। तो मालिनी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित इत्यादि छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। दोहा, सवैया, आर्या, तारटंक, मनहरण, गीतिका आदि छंदों का भी आपने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उर्दू के गजल, रुबाई आदि छंदों का भी प्रयोग किया, मतलब उर्दू का भी उनको ज्ञान था। अब बेटा अंत में हम क्या लिखते हैं? साहित्य में स्थान। तो मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को प्राप्त है। थैंक यू।